सभी मित्रों को वेरी गुड इवनिंग और प्रेम प्रणाम नमस्कार। आज पेश है एक शिष्य की अंतर यात्रा पुस्तक का पहले भाग का 6वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। माउंट आबू ध्यान साधना शिविर। यह है ओशो का रंग मुझ पे कुछ ऐसा चढ़ गया। ओशो का रंग मुझ पे कुछ ऐसा चढ़ गया, माजी से अपने आप में खुद ही उखड़ गया। अतीत से माजी यानी अतीत। कुछ मित्र हैं जिनको उर्दू में थोड़ा सा अड़चन आती है, इसलिए कभी कभी मैं उर्दू शब्दों का उपयोग करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। तो कहने का मतलब यही है कि ओशो का रंग मुझ पे कुछ ऐसा चढ़ गया, माजी से अपने आप में खुद ही उखड़ गया। सुबह शाम दोनों वक्त जमकर सक्रिय ध्यान चल रहा था और साथ साथ मस्ती और मतवालापन भी बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं हर रोज की तरह अपने कारोबार के सिलसिले में बाजार में पहुंचा, तो मेरे एक प्यारे दोस्त रशीद ने मुझे बताया कि कादर, खालिद और कुछ लोगों को लतीफ़ बंदर ने तेरी टांग तोड़ने के लिए भेजा है। ये अभी मैं बम्बई में ही हूँ, पता नहीं ये माउंट आबू शिविर उसका टाइटल रखा है, पूरी बात मैं भी भूल चुका हूँ। ये पब्लिशर और जिसने एडिटिंग की है उन्होंने सोच समझ कर रखा होगा। मुझे भी पता नहीं था कि मैं आज में 6वां भाग पढ़ने वाला हूँ। जब मैंने देखा पलट कर कि 5वां भाग सुना चुका हूँ, तो मैंने टाइटल देखा कि माउंट आबू ध्यान साधना शिविर। खैर, जो भी है, अपनी पुस्तक मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तो कभी इधर उधर हो जाए तो क्षमा कीजिए। हाँ, तो ये अभी बम्बई की ही बात चल रही है। तो मेरे एक प्यारे दोस्त रशीद ने मुझे बताया कि कादर, खालिद और कुछ लोगों को लतीफ़ बंदर ने तेरी टांग तोड़ने के लिए भेजा है। 4-5 लोग हाथ में डंडा और बल्ला लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। भीड़ू, तू कहीं और चला जा, तेरी जान को अब यहाँ खतरा है। यह सभी दोस्त मुस्लिम परिवारों से थे। कुछ बरसों से मार्केट में कारोबार होने के कारण इनके साथ मेरी दोस्ती भी थी। इकबाल के घर आना जाना, उसके मोहल्ले से गुजरना तो पहले ही मैं बंद कर चुका था। अब काम धंधे की जगह भी मुसीबत आ गई। मेरे दोस्त रशीद की बात सच थी। मेरे दोस्तों को गलतफहमी हो गई थी कि मैं इकबाल को हिंदू गुरु के पास ले जाता हूँ, लेकिन इनमें से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। बस मरने पर उतारू थे। सबके सब मरने पर उतारू थे। बातचीत करने को कोई इनको तैयार नहीं था। यह जानते हुए मैं रहने की और काम धंधे की जगह भी छोड़कर कहीं दूर के बाजार में चला गया। उन दिनों मैं सन्यासी तो नहीं था, लेकिन मोहल्ले में जिन लोगों से परिचित थे, जिनके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, धंधा कारोबार करते थे, उन लोगों को ये संदेह हो गया कि मैं इकबाल को कहीं ले जाता हूँ किसी हिंदू गुरु के पास। और ये बात गलती से इकबाल ने ही बता दी होगी। आचार्य रजनीश का नाम लिया, या हम दोनों कई दिनों से, महीने भर से हम कहीं किसी से मिलते जुलते नहीं थे। बस ओशो की किताब पढ़ना और ध्यान करना और कहीं दूर निकल जाना मोहल्ले से। तो ऐसा उनको पता चल गया। और फिर इकबाल की जो आंटी थी, खाला जान, उन्होंने बता दिया था कि ये मेरे घर पे नहीं आता, ऐसा कुछ मोहल्ले के लड़कों को। तो ये वो सिलसिला चल रहा है। तो बात ये है कि मैं उस जगह को, कारोबार का जो एरिया था वो छोड़ के, और अपना जहाँ रहता था मैं पेइंग गेस्ट में, वो जगह छोड़ कर कहीं दूर निकल गया फौरन। उसी दिन
हाँ, तो बात थी धंधे की जगह भी छोड़कर कहीं दूर के बाजार में चला गया और इकबाल से सुबह शाम ध्यान के वक्त ही मिलना होता था। हम चौपाटी भी जाते थे सागर द्वीप में। हाँ, सागर द्वीप में ही चल रहा था ध्यान उन दिनों। तो वहाँ सुबह मिलते थे, बाकी तो मैं दूर दूर रहता था। ओशो को यह सभी बातें बताई तो उन्होंने कहा, जो नहीं समझ सकता मेरी बातों को, तुम ऐसे लोगों से बिल्कुल चर्चा मत करो। देखिए, ये हमें वार्निंग, हमने बताया उनको कि हमारी हालत क्या है मुंबई में, कि हम ना कारोबार कर सकते हैं ना कहीं, मेरा तो इसके घर पे, हमने पूरी कहानी बता दी थी। तो उन्होंने संक्षिप्त में यही कहा कि जो नहीं समझ सकते मेरी बातों को, तुम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल चर्चा मत करो, व्यर्थ की मुसीबत में पड़ोगे। और सच ही में दो तीन बार ऐसा हुआ, और सच्ची में 2-3 बार ऐसा हुआ भी। मेरा एक दोस्त सादिक अली अरब, जिसके परिवार में मेरा आना जाना होता था, साथ में पिकनिक, सिनेमा वगैरह भी देखने जाते। उसके पिता, माँ, बहन, भाई सभी से बहुत मधुर संबंध थे। उसे मैं एक दिन ओशो के पास वुडलैंड में ले गया। अब कभी ओशो अंग्रेजी में किसी के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मैं सादिक के साथ ओशो के बिल्कुल पास सामने बैठ गया। 10 मिनट बाद सादिक उठकर जाने लगा, प्रवचन के बीच में ही, और मुझे भी इशारे से कहा, चल उठ। अब गलती मेरी थी, मैं वुडलैंड जा ही रहा था, रास्ते में वो मिल गया। तो नॉर्मली तो हम मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, बैठते हैं, कहीं चाय पीते हैं या उसके घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, घंटा आधा घंटा साथ में गुजार देते हैं। लेकिन मैं आ रहा था, मुझे पता था शाम को प्रवचन है ओशो का वुडलैंड में, तो मैं उस तरफ आ रहा था, तो वो मिल गया। तो मैं लगा तू मेरे साथ चल। अब मैंने उसको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो सिलसिला कुछ ऐसा है, मैंने इशारे से कहा तू जा। इतनी सी बात ओशो ने भी नोटिस की। सादिक ओशो के सामने से उठकर चला गया, लेकिन ओशो ने बोलना जारी रखा। बस उसके बाद मैंने इस विषय में लोगों से सोच समझ कर ही बहुत कम ओशो की बातें की। और फिर वह दिन आ गया जब हमने माउंट आबू ध्यान साधना शिविर में चले जाने के लिए संन्यास की तैयारी की। हाँ जी, अब ये बात है। इकबाल के लिए और मेरे लिए 2-2 जोड़ी नए कपड़े मैंने अपने हाथों से आधी रात को रंग कर बड़ी मुश्किल से तैयार किए, और हम 8 ओशो प्रेमियों के एक ग्रुप में माउंट आबू के लिए मुंबई सेंट्रल से रवाना हो गए। दूसरे दिन सुबह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से माउंट आबू के लिए ट्रेन बदलनी थी। तो हम सभी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे थे कि अहमदाबाद के किसी मित्र ने हमसे आकर पूछा, क्या आप आचार्य रजनीश जी के शिविर में जाने वाले हैं? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, आप सब पहले चाय पानी नाश्ता कीजिए हमारे साथ, और आचार्य रजनीश जी भी यहीं ट्रेन से आने वाले हैं। ये अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है, सुबह शायद 8-9 बजे होंगे। अहमदाबाद के ओशो प्रेमियों ने सारा खाने पीने का इंतजाम प्लेटफॉर्म पर ही 2-3 टेबल सजाकर किया हुआ था। इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं थे, सब सादे कपड़ों में ही। हम भी सादे कपड़ों, हमने भी सन्यास नहीं लिया था। तो अहमदाबाद में ओशो को सुनने वाले और काफ़ी लोग थे। तो वो सब, उनको पता था कि बम्बई से कुछ लोग आएंगे, या माँ लक्ष्मी ने बता दिया होगा उनको फ़ोन करके, चिट्ठी लिख के, कि भी बहुत सारे लोग बम्बई से आने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं, अहमदाबाद स्टेशन पे उतरेंगे और फिर वहाँ से माउंट आबू जाने के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। और उनका जो फासला होता है ट्रेन बदलने का, वो शायद 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो कैसा ही था, तो उनको खबर थी। तो उन्होंने बड़ी टेबल पे नाश्ता पानी, खूब चाय पानी खूब जम के तैयार कर रखा था। हम तो उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन बड़े प्रेम से उन्होंने सभी भोजन वगैरह करवाया।
तो हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा आप सब पहले चाय पानी नाश्ता कीजिए हमारे साथ, और आचार्य रजनीश जी भी यही ट्रेन से आने वाले हैं। अहमदाबाद के ओशो प्रेमियों ने सारा खाने पीने का इंतजाम प्लेटफार्म पर ही 2-3 टेबल सजाकर किया हुआ था। शायद 2 घंटे बाद आचार्य जी की ट्रेन आई और कुछ 40-50 लोगों ने फूलों के हार उन्हें पहनाए। सभी ने रजनीश आए आनंद लाए, रजनीश आए आनंद लाए की धुन से नाचते गाते ओशो का स्वागत किया। ओशो हमारे बीच मुस्कुराहट बिखेरते हुए प्लेटफार्म पर मजा लेते रहे और थोड़ी देर बाद ओशो की कार आ गई। उन्हें बाई रोड माउंट आबू पहुंचना था। हमने नाचते गाते उन्हें विदा किया। वहीं ट्रेन से उतरते ही आचार्य जी ने मुझसे कहा था, ललित सन्यास की तैयारी है ना। उन दिनों तो मतलब थोड़े से सन्यासी थे, और मैंने क्योंकि उन्होंने कह दिया था, तो कितनी बार सन्यास लेने के पहले कितनी बार उन्होंने जब भी मिलता तो तैयार ही है ना, कहीं मैं बदल न जाऊं, मेरा मन बदल न जाए, मैं कुछ डर न जाऊं सन्यास लेने से, पता नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि ललित सन्यास की तैयारी है ना। ये ट्रेन से उतरने के 2 मिनट बाद ही जब प्लेटफॉर्म पे थे हम, तो मैंने उनकी तरफ मुस्कुराया तो उन्होंने पूछा मुझसे। मैंने मुस्कुराकर उनके चरण स्पर्श करके कहा, हाँ। दिनांक 4 अप्रैल 1971 1971 4 अप्रैल 1971 की शाम 7 बजे ईशावास्य उपनिषद प्रवचनमाला शुरू हुई। करीब 400 लोग भारत के अलग अलग शहरों और गांवों से आए हुए थे। मैं और इकबाल ग्रुप के साथ नक्की झील के पास धर्मशाला में ठहरे हुए थे। नक्की झील के पास में ही बिल्कुल किनारे पर ही एक बड़ी धर्मशाला थी, तो वहां ठहरे हुए थे, बाकी सब होटलों में। शाम को जब आचार्य जी स्टेज पर आकर बैठे तो प्रवचन शुरू होने से पहले ही मशहूर धार्मिक हिंदी फिल्मों के अभिनेता महिपाल जी ने ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया पुस्तक का पहला अंक आचार्य जी के हाथों में दिया। महिपाल जी जो फिल्म कलाकार थे, धार्मिक फिल्मों के राम बनते थे और क्या क्या बनते थे, तो हमने उन्हें वहाँ देखा कि वो उन्होंने ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, ये हम 4 रुपए में बेचते थे, उनका बस नई नई छप के आई थी, तो उन्होंने ओशो को भेंट करी। ओशो ने अपने हस्ताक्षर करके महिपाल जी को पुस्तक वापस दी। हम सबको नई पुस्तक देखकर बहुत खुशी हुई। इस पुस्तक का मूल्य सिर्फ 4 रुपये था। मैंने उत्सुकता में पहले ही बता दी बात, और ये तो मैंने लिख चुका था, तो कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या उस वक्त क्या क्या लिखा है। मुझे लगा शायद मैंने चूक गया हूं, तो मैं फिर से बोल दूं। खैर, ऐसा ही होता है। हम सबको नई पुस्तक देखकर बहुत खुशी हुई। इस पुस्तक का मूल्य सिर्फ 4 रुपये था। इस शिविर में फिल्म के एक और अभिनेता मनमोहन कृष्ण भी महिपाल जी के साथ आए हुए थे। रात्रि प्रवचन के बाद मैं ओशो के पास पहुंचा, हाथों में भगवा वस्त्रों को लिए, तो उन्होंने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे ही ओशो स्टेज से उतरे, मैं पहुंच गया, भाई संन्यास लेना था, मुझे क्या पता। तो उन्होंने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, और ओशो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गए। मैं कार में बैठने को हुआ तो दूसरी तरफ से क्रांति दीदी ने कार में प्रवेश किया। ये मोनू, जो क्रांति माँ, योग क्रांति ओशो की चचेरी बहन थी, वो थी। मैं इस तरफ से बैठने लगा तो वो उस तरफ से, दरवाजा एम्बेसडर कार थी एक, तो माँ योग क्रांति दीदी ने कार में प्रवेश किया, और तरु माँ के साथ एक महिला पहले से ही बैठी थी, पहले से ही एम्बेसडर कार में बैठी हुई थी। वो मेरा ख्याल दर्शन थी, वो भी गुजर चुकी है, तरु भी गुजर चुकी है, वो क्रांति भी, ये तीनों महिलाएं गुजर चुकी है। देखिए, तो तरु तो पहले बैठी थी, फिर दर्शन भी उनके साथ थी, उधर से वो क्रांति भी आ गई, तो ये फुल हो गई थी पीछे की सीट, और
मेरा जबरदस्ती कार में घुसना संभव नहीं था। तीन अच्छी अच्छी खासी महिलाएं बैठ चुकी थी पीछे वाली सीट पर। तो ओशो ने कहा, मैंने उनको देखा, भाई तीनों बैठ गई, तो मैंने फिर उनके ओशो की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा, सुबह प्रवचन के बाद मुझे मिलना। देखिए संन्यास की घटना उन दिनों कैसे होती थी। ओशो ने मुझे कहा कि सुबह प्रवचन के बाद मुझे मिलना। सुबह प्रवचन ध्यान के बाद ओशो स्टेज से उतर ही रहे थे कि मैं उनके पास पहुंच गया। मुझे भी बड़ी उत्सुकता थी संन्यास लेने की, और वो भी तत्पर थे देने को। पहुंच गया। ओशो ने कहा, दोपहर 3-4 बजे तक सर्किट हाउस आ जाना। मैंने भोजन विश्राम किया तथा जो लोग हमारे साथ ठहरे थे उनको कहा कि इकबाल आए तो कह देना मैं संन्यास दीक्षा के लिए आचार्य जी के पास सर्किट हाउस गया हूं। और स्नान करके मेरे पास एक बांसुरी थी जो मैं कभी कभी बजाया करता था, वह भी मैंने हाथ में ले ली और तैयार होकर धर्मशाला के गेट पर पहुंचा तो कहीं से बहुत मधुर सुरीली बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। नक्की झील के पास ही कोई बांसुरी बेच रहा था, तो मैंने अपने हाथ की बांसुरी को गौर से देखा। उस पे भी भगवा रंग चढ़ गया था। कपड़े रंगते वक्त मैंने उसी से बाल्टी में रंग वाले कपड़ों को हिला हिला कर काम चलाया था। भाई हाथ से कपड़े रंगे थे रात को, और कोई चीज कोई और तो सामान था नहीं, तो उस बांसुरी से ही मैंने बड़ी अजीब सी घटनाएं उस जमाने में। अर्थात अब वह पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही थी और बेढंगे रंग के दाग धब्बे अच्छे नहीं लग रहे थे बांसुरी के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो ठीक से बजाना भी नहीं आता। आचार्य जी ने अगर बजाने के लिए कहा तो क्या होगा। बस वो शौक से वो बजाया करता था, फिल्मी धुन थोड़ी बहुत, तो सीखा नहीं था मैंने बांसुरी वादन। तो मन में संदेह हुआ कि भाई आचार्य जी से के पास जा रहा हूँ, वो बांसुरी मेरे हाथ में है और भगवा कपड़े भी हाथ में है। ऐसे पेंट शर्ट मैंने पहना हुआ था और भगवा कपड़े साथ में थे पैकेट में। तो मैंने सोचा अगर वो कहेंगे कि बजाओ तो क्या होगा। यह सोचकर मैंने बांसुरी वापस जाकर कमरे में रख दी और पता पूछकर मस्ती में घूमते फिरते हुए सर्किट हाउस पहुंच गया। इकबाल को सुबह प्रवचन ध्यान के बाद मैंने वहीं शिविर में झाड़ी के पास आंख पे पट्टी बांधे मौन में बैठे देखा था। लेकिन शिविर में पूरे समय सभी को मौन रहना है और सिर्फ बहुत जरूरी हो तो ही आंखें खोलकर देखना है। तो मैंने सोचा ये पता नहीं कब तक यहाँ बैठेगा। उन दिनों शर्त थी कि दिन भर आंखें बंद रखना है, पट्टी बांधना है, जो पट्टी बांधे बिना भी आंखें बंद रख सकते हैं, और मौन रहना पूरे 7 दिन 10 दिन जो भी शिविर चलता था पूरा समय मौन रहना है। ये बातें मैंने शायद इसमें आगे लिखी है, फिर भी मैं बता देता हूँ, शायद ना लिखी हूँ पूरी डिटेल में। इसलिए मैं चला गया। लेकिन जैसे ही मैं संन्यास लेकर बाहर आया तो इकबाल भी वहाँ आ गया। महायोग तरु ने उसे आचार्य जी से मिलने भेजा। इकबाल की क्या बात हुई ओशो से मुझे पता नहीं। इकबाल की ओशो से क्या बात हुई मुझे पता नहीं। और फिर मुझे माला और भगवा वस्त्रों में मिला और अपने नए नाम का कागज बताकर बोला, मेरा नया नाम स्वामी राम रहीम दिया है आचार्य जी ने। मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना तो बहुत खुशी हुई। महायोग तरु ने द्वार पर मुझे कहा, जब मैं मिलने जा रहा था सर्किट हाउस में, ये तब ओशो से मिलने इकबाल से मिलने के पहले की घटना है, मैं पहले पहुंच गया था। महायोग तरु ने द्वार पर मुझे कहा, राइट हैंड में बाथरूम है, जाकर भगवा वस्त्र पहन लो। आचार्य श्री लेफ्ट हैंड पर बालकनी में मिलेंगे। नए भगवा वस्त्र पहनकर मैं सामने की ओर मुड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ा। आचार्य जी सफेद धोती पहने, बिना शाल ओढ़े, बहुत सुंदर, ऐसे दिव्य लग रहे थे। मैंने इस रूप में पहली बार उन्हें देखा। ऊपर कुछ नहीं, वो हमेशा जो चादर या शाल ओढ़ते थे वो नहीं, सिर्फ लुंगी पहनकर एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। और इतना मनमोहक दृश्य था कि मुझे अभी भी याद आती है तो बड़ा रोमांचित सा होने लगता हूँ मैं। तो
नए भगवा वस्त्र पहनकर मैं सामने की ओर मुड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ा। आचार्य श्री सफ़ेद धोती पहने, बिना शाल ओढ़े, बहुत सुंदर, ऐसे दिव्य लग रहे थे। मैंने इस रूप में पहली बार उन्हें देखा। ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य, ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य से भरपूर सुंदर शरीर, जैसे साक्षात भगवान शिव या महावीर हों। कि क्या कहूँ। आचार्य जी ने मुस्कुराकर पास में रखे एक स्टूल को आगे सरकाकर मुझे बैठ जाने को कहा। मैं थोड़ा झिझका और जमीन पर बैठने लगा, तो फिर से उन्होंने कहा, यहाँ इस पर बैठो। लेकिन मैंने फिर जमीन पर बैठने की जिद की, तो आखिर उन्होंने मुझे स्टूल पर बैठने को राजी कर ही लिया। ये 2-3 बार ऐसा हुआ, वो टूल खींचे आगे और बोले इस पे बैठो। और मैं तो शिष्य हूँ, दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे उनके सामने कुर्सी और स्टूल पर बैठूं। तो मैं नीचे बैठने की जिद कर रहा था और मुस्कुरा कर बार बार। तो ऐसा होता था उस दिन हमारे साथ। तो जमीन पर बैठने की जिद की, तो आखिर उन्होंने मुझे स्टूल पर बैठने को राजी कर ही लिया। और फिर एक A4 साइज के कोरे कागज के 8 टुकड़े करके एक छोटे से रुक्के पर एक छोटा सा टुकड़ा कागज का पर हिंदी और अंग्रेजी में स्वामी कृष्ण वेदांत लिखकर मुझे देते हुए कहा, अब से यही तुम्हारा नया नाम है। और एक माला जिसमें ओशो के फोटो वाला लॉकेट भी था मेरे गले में मुस्कुराते हुए पहनाई। इस प्रकार मेरी संन्यास दीक्षा हुई। भाई वो थे और मैं था, और वो 3-4 बजे का जो 3:30-4 बजे का वातावरण होता है, इतनी सुंदर धूप थी बाहर चमचमाती हुई हल्की सी, और ओशो के पीछे वो जो बालकनी थी उसके पीछे पेड़ पौधे हरियाली, ये सब अभी भी याद आते हैं। तो मुझे वो सौंदर्य, उनकी छवि अभी तक वो दिमाग में ऐसी बसी है कि मैंने ऐसा सौंदर्य उनका पहली बार देखा। मैं तो बिल्कुल गदगद था उस समय। इस प्रकार मेरी संन्यास दीक्षा हुई। इसके पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरा नाम बदला जाएगा। देखिए, आश्चर्य की बात है कि ना तो किसी ने मुझे बताया था, ना मैंने कभी सोचा था कि मेरा नाम बदला जाएगा। और मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि क्या होने को है, संन्यास दीक्षा कैसे होती है, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि ओशो की अनुकंपा अपार है। मेरी योग्यता से बहुत अधिक मुझे उनका प्रेम प्रसाद मिलता रहा है। कुछ और बातें भी हुई। मैंने कहा, अगर आप नहीं मिलते तो मैंने तो आत्महत्या करने की सोची थी। देखिए, रहा नहीं गया मुझसे। एक तो खुशी बहुत थी, और फिर वो जो उनसे मिलने के पहले जो घटना घटी थी मैंने उन्हें बता दी। ओशो ने हंसकर कहा, नहीं, यह धारणा मूलतः गलत है। कोई कभी भी आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति समाधि को उपलब्ध न हो, यह भ्रांति बनी रहती है। देखिए, इस वाक्य को मैं फिर से दोहराता हूं कि मैंने ओशो से कहा, और भी कुछ बातें हैं, तो फिर मैंने ओशो से कहा, अगर आप नहीं मिलते तो मैंने तो आत्महत्या करने की सोची थी। बड़ा अजीब, पता नहीं क्यों मैंने ये बात कही, लेकिन उस वक्त मुंह से निकल गई। ओशो ने हंसकर कहा, बड़े हंसकर कहा, नहीं, यह धारणा मूलतः गलत है। कोई कभी भी आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या नहीं, आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति समाधि को उपलब्ध न हो, यह भ्रांति बनी रहती है। वगैरह वगैरह ऐसी बातें करने के बाद आचार्य श्री ने कहा, मैंने मधु को कह दिया है कि तुम दोनों शिविर के बाद मधु के साथ आजोल आश्रम में चले जाना। अब मुझे पता नहीं कि मधु कौन है, हाँ, लेकिन पहले ही दीक्षा के बाद जो बातें हुई उनमें से एक बात ये हुई कि
माला भी पहन ली, नया नाम भी मिल गया। छोटा सा कागज का टुकड़ा आज भी मेरे पास है, वो तब देहरादून में पड़ा है, अगर होता तो बता देता। तो शिविर के बाद मधु के साथ आजोल आश्रम में चले जाना और वहीं नियमित ध्यान करना। संन्यास लेने के बाद शाम के प्रवचन से पहले स्वामी योग चिन्मय जी ने माइक पर आकर कहा, आज मुंबई के 2 युवकों ने आचार्य श्री से नव संन्यास में दीक्षा ली है। अब तक 18 लोगों ने संन्यास लिया है। जल्दी ही यह संख्या सैकड़ों और हजारों में होने वाली है। ललित कुमार को नया नाम स्वामी कृष्ण वेदांत मिला है और मोहम्मद शब्बीर मूसा को नया नाम स्वामी राम रहीम मिला है। शिविर के आखिरी दिन शाम को फिल्म अभिनेता मनमोहन कृष्ण जी ने एक भजन खूब भाव भरे सुरों में गाया। बड़ी देर भई कब लोगे खबर मेरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे आई जीवन की शाम। उन्होंने बड़े हारमोनियम पे बड़े मस्ती से ओशो के पास ही बैठकर गाया था। शिविर समापन के समय पूर्णिमा का चांद आकाश में अपने पूरे सौंदर्य को उजागर कर रहा था और हम सभी सन्यासियों की टीम ओशो के साथ नक्की झील में नौका विहार के लिए चल पड़ी। अब देखिए, कुछ बातें छूट गई। जब हम वो प्रवचन समाप्त हुआ तो अनाउंस किया गया था कि सभी सन्यासी नक्की झील पर पहुंच जाएं और आचार्य श्री भी वहाँ आने वाले हैं। तो हम जल्दी से बोले, भाई गजब का, नक्की झील पे पहुंच जाएं, पता नहीं क्या होने वाला। हमें पता नहीं था कि नौका विहार होगी। खैर, तो ये कुछ बातें अब ये ना, ये 2014 में मेरा ख्याल है लिखना शुरू हुआ था। तो मैं अब बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि हमें पहले बता चुके थे कि नक्की झील पे सब पहुंच जाएं, जितने भी शिविर में सन्यासी हैं और नॉन सन्यासी हैं, पता नहीं। संयोग की बात कि मुझे और स्वामी राम रहीम को भी ओशो के साथ नक्की झील में नौका विहार के लिए चल पड़ी और हम सभी सन्यासियों की टीम ओशो के साथ नक्की झील में नौका विहार के लिए चल पड़ी। हाँ, ये सिर्फ सन्यासियों के लिए था। संयोग की बात है कि मुझे और स्वामी राम रहीम को भी ओशो के साथ एक ही नैया में बैठने का अवसर मिला। करीब 10-12 नौकाएं सन्यासियों को एक साथ लेकर होले होले झील पर कतारबद्ध फैल गई। हम सब कभी पूर्णिमा के चांद को देखते और कभी ओशो को। एकदम सन्नाटा, और वो झील चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई और ओशो अपनी शाल ओढ़े हुए चुपचाप बैठे हैं। कभी उनकी आंखें बंद होती है, कभी वो ऐसे हल्के से देखते हैं। तो मैं और राम रहीम और एक युवती और थी, क्रांति तो नहीं थी, मेरा ख्याल है वो ग्रीक मुक्ता थी, अब याद भी ठीक से नहीं। खैर, कभी ओशो को। नक्की झील के 2 चक्कर लगाए और फिर झील के बीचों बीच आकर मौन में शांत मुद्रा में थोड़ी देर विश्राम किया। सारी जो नाव थी, कश्तियाँ थी, सब एक ही जगह ठहर गई और ओशो की कश्ती बीच में थी। हमारी चारों तरफ उनके आसपास कश्तियाँ थी, सब वहीं ठहर गई और सब मौन शांत होके, और ऊपर पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है। ये रात के 10:30-11 बजे का होगा समय, मेरा ख्याल है। हाँ, नक्की झील के 2 चक्कर लगाए और फिर झील के बीचों बीच आकर मौन में शांत मुद्रा में थोड़ी देर विश्राम किया। नौका विहार के बाद माँ आनंद मधु ने ऐलान किया कि जिन सन्यासी मित्रों को आचार्य श्री ने आजोल आश्रम जाने के लिए कहा है, वे सब कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच बस स्टैंड पर आकर मुझसे मिलें। तब मैंने पहली बार मधु को देखा, जब उन्होंने ऐलान किया और हम जो नाव से उतर के झील के बाहर आए तो वहाँ खड़ी थी और वो भी शायद किसी नाव में बैठी थी, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि मधु कौन है। तो 10 से 11 बजे के बीच बस स्टैंड पर आकर मुझसे मिले। हम 20 या 22 सन्यासियों को साथ लेकर माँ आनंद मधु, गुजरात के पहले आश्रम
विश्व नीड नव संन्यास कम्यून। दूसरे दिन ट्रेन और बसें बदल बदल कर शाम को पहुंचे। बीच में कुछ 1-2 मील की यात्रा कच्ची सड़कों और खेतों के बीच होती हुई पगडंडियों से गुजरकर पैदल 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 गीत गाते हुए अपरिचित नए सन्यासी मित्रों के संग साथ हुई। रात्रि भोजन के बाद सभी ने विश्राम किया। अब इसमें कुछ बातें हैं जो डिटेल में मैंने नहीं लिखी है। उस वक्त ऐसे ही था, सोचा नहीं था कि ये किताब वगैरह भी छपेगी ना। तो बात थी कि जब माउंट आबू से हम सुबह आए, कहाँ पर, बस स्टैंड पर, धर्मशाला से नहा धो के तैयार होके भाई 10 से 11 बजे तक माँ मधु से मिलना है। अब वहाँ से कैसे बस स्टैंड था तो सोचा होगा भाई बस में कहीं जाएंगे। तो वहाँ सब सन्यासी, पहली बार जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, मैं तो सिर्फ राम रहीम हम दोनों थे। तो वहाँ स्वामी योगतम भारती, स्वामी गुणातीत सरस्वती और भी कई लोग, माँ योग प्रेम, जिनको मैं जानता नहीं था, सभी भगवा वस्त्रों में माला पहने बस स्टैंड पे खड़े इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन क्या है। लेकिन कोई किसी से बात क्या करे, जो जिसको जानता था उसी से बात कर रहा था। तो फिर माँ मधु आई और उसने बोला कि अच्छा, सब उन्होंने गिनती की कितने लोग हैं, तो मेरा करे 22 लोग थे। और सब इकट्ठे करके फिर उन्होंने बुकिंग कर रखी होगी, तो मुझे सब पता नहीं, लेकिन सब एक ही बस में बैठे। वहाँ से बस चली तो माउंट आबू से, तो आबू रोड से ट्रेन पकड़ी तो अहमदाबाद, और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन चेंज की कलोल से आजोल हम पैदल गए, खेतों में होकर, पगडंडियों में होकर। और इस यात्रा के बीच न मालूम मैंने सोचा था कि अब तो भाई जीवन भर आश्रम में रहेंगे, ध्यान करेंगे, न मालूम अजीब सा, कुछ पता नहीं था भविष्य में क्या होने को है। एकदम नया सफर था और बेहद खुशी का माहौल था। और मेरी उम्र कुछ 22 साल ही थी उस वक्त। खैर, बातें लंबी ना हो तो फिर 7वां भाग इसके बाद हम शुरू करेंगे। कुछ बातें चुक गई है लिखते हुए, क्योंकि ये भी कितनी, देखो ना, आप 2024 से 10 साल बाद मैं अपनी ही लिखी हुई किताब को पढ़ रहा हूँ। तब सोचा नहीं था, मैंने सोचा फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ। खैर, जो भी होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। तो जैसा भी चल रहा है, उम्मीद है आपको ये अंट शंट बातें शायद पसंद आए किसी को। तो सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।